हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का पार्ट 2 लेकर आए हैं। चलिए इसे देखते हैं और समझते हैं। पहला नंबर जो सवाल है प्रश्नावली 3.2 का, वो क्या कह रहा है इसे आप ध्यान से पढ़ें। कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। क्या करना है? ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। ठीक, इसके पिछले वाले पार्ट में हमने ग्राफीय विधि पर फोकस नहीं किया था, केवल हम बीजगणितीय विधि को ही देखे थे। ठीक, चलिए इसमें हम ग्राफीय विधि को अच्छी तरह से समझेंगे। पहले नंबर जो सवाल कह रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। क्या लिया है? भाग लिया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। किसकी संख्या अधिक है? लड़कियों की संख्या। किससे? तो लड़कों से। किससे? तो लड़कों से। ठीक, तो प्रतियोगिता में भाग लिया लड़कों और लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, वो भी ग्राफी माध्यम से। ठीक, चलिए पहला नंबर सवाल तो हो गया। चलिए इसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले हम दोनों को चर संख्या मानेंगे। जैसे कि माना कि कुल लड़कों की संख्या क्या माने हैं? एक्स माने हैं। कुछ भी मान सकते हैं, बाई जेड कुछ भी। कुल लड़कियों की संख्या बाई माने हैं। क्या माने हैं? बाई। ठीक, तो एक्स प्लस बाई इजकल टू 10। अब बोलिए सर कैसे? क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। यानी जो 10 विद्यार्थी कहा, इसमें तो लड़के और लड़की दोनों न हुए, इसलिए दोनों मिलकर ही 10 हुआ। ठीक, आप समझ रहे हैं। अब बाई बराबर एक्स प्लस 4। अब ये एक्स प्लस 4 कहाँ से आया? आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। किसकी संख्या अधिक है? लड़कियों की संख्या। किससे? तो लड़कों से। और यहाँ हम क्या माने हैं? लड़कों की संख्या एक्स माने हैं। ठीक, और लड़कियों की संख्या बाई माने हैं। तो लड़कों की संख्या 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या प्लस 4, तब नहीं इससे ज़्यादा हुआ। ये जितना हुआ 4 जोड़कर उतना ये अकेला हुआ बाई। आप समझ रहे हैं ना? चलिए ठीक है, इसी तरह हमारे साथ बने रहें। अब माइनस एक्स प्लस बाई बराबर 4। अब ऐसा कैसे हुआ, इसे भी देखते हैं। यहाँ पर क्या है, एक्स प्लस में है। जब इसको इस साइड में लाएंगे, यानी साइड चेंज करेंगे, राइट से लेफ्ट की ओर लाएंगे, तो क्या होगा? माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ प्लस एक्स में है, इधर माइनस एक्स हो जाएगा। आपको हमने बताया फ्रेंड्स कि जब साइड चेंज होता है तो साइन भी चेंज होता है। ठीक, इसलिए यहाँ पर जब एक्स प्लस में था, अब होगा माइनस में। ठीक, यहाँ पर 4 जिधर था उधर ही रह गया है। माइनस एक्स प्लस बाई बराबर 4। अब इतना ही को हम ग्राफी विधि से हल करेंगे। ठीक, इससे हम समीकरण 1 माने हैं और इसे 2 माने हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ भी लिखा गया है। अब ग्राफी विधि मानने में ऐसा क्या होता है फ्रेंड्स, किसमें हम सबसे पहले 0 मानेंगे। 0 के बाद फिर 1 2 आप कुछ भी मान सकते हैं। हम यहाँ ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन नहीं किए हैं, आपको सिर्फ समझाने के लिए हल्का मेथड का इस्तेमाल किया है, यानी कि ऐसा हो कि आपको जल्द समझ में आ जाए। ठीक, तो एक्स प्लस बाई बराबर 10, जो कि आप देख चुके हैं, सवाल में ही दिया गया है। लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या का योग कितना था? 10 था, दिया गया था ना। अब एक्स का मान 0, आप चाहे तो बाई का भी रख सकते हैं, रखेंगे भी, बारी बारी से रखेंगे। एक्स बराबर 0 तो बाई बराबर 10। इधर आप देख सकते हैं जब बाई बराबर 0 मानेंगे तो एक्स बराबर 10 आएगा। अब ये सी बात है, यहाँ पर देख सकते हैं जब एक्स का मान 0 रखे तो बाई 10 आया, जब बाई 10 रखे हैं मतलब एक्स 10 रखे हैं तो बाई 0 आया है। समझ रहे हैं, एक दूसरे का विलोमता है। ठीक, अब कैसे विलोमता है आप देख सकते हैं। जब एक्स का मान हम 0 रखें तो 0 प्लस बाई इजकल टू 10, क्योंकि एक्स का मान 0 रखा है ना, जहाँ एक्स वहाँ 0। समझ रहे हैं ना? तो बाई बराबर 10। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है। ठीक, समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 क्या है? आपने देखा है कि लड़कियों की संख्या थी जो लड़कों की संख्या से 4 अधिक थी। यानी जब हम लड़कों की संख्या है वो हम एक्स माने थे और लड़कियों की संख्या बाई माने थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं चाहे तो, क्या है, लड़कों की संख्या एक्स माने थे, लड़कों की संख्या बाई माने थे। तो यहाँ पर बाई बराबर एक्स प्लस 4 था, तो यहाँ पर एक्स इधर आया यानी लेफ्ट में, तो माइनस एक्स हो गया, प्लस बाई इजकल टू 4। यही सवाल का जवाब जो है मेन कोर पॉइंट है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर सेम लिखे हैं। ठीक, अब एक्स का मान यहाँ भी 0 रखेंगे, बाई का मान यहाँ भी 0 रखेंगे, सेम ऊपर की तरह होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। जब एक्स बराबर 0 रखेंगे तो बाई का मान स्वतः ही 4 आ जाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जब बाई 0 रखे हैं तो एक्स का मान -4। अब -4 क्यों? क्योंकि हम माइनस एक्स है। आप देख सकते हैं जब माइनस एक्स है तो एक्स बराबर -4 होगा। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं जब माइनस एक्स प्लस 4 बाई बराबर 4 है तो एक्स बराबर 0 रखे हैं। ठीक, तो 0 प्लस बाई इजकल टू 4। आप कहिएगा सर यहाँ पर माइनस क्यों नहीं आया, यहाँ तो -4 आना चाहिए था जब माइनस एक्स है तो, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
जब माइनस एक्स है, यहाँ पर एक्स की जगह हम 4 रखे हैं, 0 रखे हैं, तो -0 ऐसा कुछ नहीं होता है। आप सोच रहे होंगे कि -x है तो -0 यहाँ आना चाहिए, यहाँ पर माइनस होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा किस लिए नहीं होगा, देखिए बताते हैं फ्रेंड्स। 0 माइनस में नहीं होता है, 0 एक न्यूट्रल संख्या है। इस बात को आप दिमाग में हटा लें, ये समझने योग्य बात है कि 0 एक न्यूट्रल संख्या है, ये माइनस प्लस में नहीं होता, सिर्फ न्यूट्रल होता है, ठीक। इसलिए यहाँ पर 4 आया, यहाँ पर -4 आया, फ़र्क माइनस का रह गया, ठीक। यानी x बराबर 0 तो y बराबर 4, यहाँ पर x बराबर -4, y बराबर 0, यानी कि y बराबर जब 0 माने थे तो x बराबर -4 आया। समझ रहे हैं ना, चलिए ठीक है। यहाँ पर आप फोकस पूरी तरह रखें तभी समझ में आएगा, क्योंकि यह ग्राफी विधि है। ग्राफी विधि समझना सबकी बस की बात नहीं होती, इसे समझने के लिए बहुत मेहनत लगता है। आप अच्छी तरह से समझना चाहें तो आप कट पेंसिल और रबड़ कटर लेकर बैठ जाएं और ध्यान से देखें, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए देख सकते हैं आप। सबसे पहले आप कट पेंसिल से इस तरह का फिगर बना लें। अब बनाने के बाद आप देखिए कि यहाँ पर क्या है कि जो समीकरण लाए हैं वो समीकरण किसका किसका है। आप चाहें तो इधर ही देखें, तो क्या है, लड़कों और लड़कियों की संख्या का जो योगफल है, लड़कों और लड़कियों की संख्या का योगफल कितना था, 10 था शुरुआती में, तो हम यहाँ पर लिखे हैं जो मूलभूत समीकरण था, ठीक। अब जब 10 लिखे हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं 0 और 10 कहाँ से आया है, और यहाँ पर 10 0 कहाँ से आया है। अब ये पूछिएगा आप, तो 0 10 और 10 0 का तात्पर्य फ्रेंड्स जो पहला वाला समीकरण से निकालें, आप देख सकते हैं जब x कोटि का मान 0 रखे हैं तो y 10 आया है, और जब x 10 रखे हैं तो y 0 आया, यानी एक दूसरे का विलोमता है। आप जानते हैं फ्रेंड्स इस तरह में कि जब x कोटि x एक्सिस और y एक्सिस हमेशा नेगेटिव होता है और x y पॉजिटिव होता है, यानी कि आप देख सकते हैं कि ये दोनों नेगेटिव होता है। आप देख सकते हैं सारा का सारा डिजिट नेगेटिव में है, इधर पॉजिटिव में है, इधर नेगेटिव में, ऊपर पॉजिटिव में, देख सकते हैं अप डाउन, अप पॉजिटिव और डाउन नेगेटिव, राइट पॉजिटिव लेफ्ट नेगेटिव। समझ रहे हैं ना, चलिए इस तरह से याद रखिएगा, ठीक। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, जो शुरुआती का मान होता है वो x कोटि का होता है, और जो बाद वाला होता है वो y कोटि का होता है, ठीक। कहीं भी आप यहाँ भी देख सकते हैं जो शुरुआती जो 3 है वो x कोटि है, और जो 7 है वो y कोटि है, ठीक। चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, नेगेटिव रहेगा तो आपको बता ही दिया हूँ, y नेगेटिव डाउन यानी नीचे की ओर, और जब x पॉजिटिव है तो राइट की ओर, और x नेगेटिव हो यानी x एक्सिस हो वो लेफ्ट की ओर, ठीक। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी और याद भी हो गया होगा। चलिए ठीक है, इसी तरह से आप समीकरण को देखते हुए पहले जो सवाल था x + y = 10, आप देख सकते हैं इसको हमने लिखा है ग्राफी विधि में और इसका इस्तेमाल हमने किया है, ठीक है। किसका इस्तेमाल किया है, इसका, इस सारे पॉइंट्स का हमने इस्तेमाल किया है, समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, और कुछ नहीं किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, y कोटि 10 है, यहाँ पर y कोटि की प्रधानता है, y कोटि क्या है 10 है, इसलिए यहाँ पर 10 पर है। कहाँ पर है 10 पर, यहाँ पर क्या है y कोटि 0 है लेकिन x कोटि 10 है, इसलिए x कोटि के स्थान पर हम 10 लिखे हैं, यानी कि 10 लिखे हैं, ठीक। यहाँ पर y कोटि 10 था तो हम y कोटि की जगह, क्योंकि आपको मैंने बता चुका हूँ पहले ही कि जो शुरुआती वाला अंक होता है वो x कोटि होता है, बाद वाला जो दूसरा नंबर का अंक होता है कहीं भी लिखा रहे, चाहे यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे या यहाँ रहे, आप कहीं भी देख सकते हैं कि ये जो है वो x कोटि है, यह y कोटि है, यहाँ पर भी यह x कोटि है, यह y कोटि है, समझ रहे हैं ना। चलिए इसलिए यहाँ पर x कोटि जो है वो 0 है, क्या है 0 है, लेकिन y कोटि तो 10 है। जब y कोटि 10 है तो यहाँ पर 10 तो आप देख ही सकते हैं, यानी 10 जहाँ दिए हैं वहाँ y कोटि का 10 मान है। यहाँ पर x कोटि का मान 10 है, y कोटि 0 है, कोई बात नहीं, y कोटि यहाँ है भी नहीं, लेकिन x कोटि यहाँ पर 10 है, समझ रहे हैं बात को। और उसके बाद हम मिला देंगे स्केल से, ठीक, ये हो गया। और सेम इसी तरह उससे समीकरण 2 में इधर करना है। फ़र्क यहाँ पर ये है फ्रेंड्स कि यहाँ पर -4 नहीं सिर्फ 4 होगा, ठीक। अब बोलिएगा कैसे, आप देख सकते हैं जो लाए हैं यहाँ पर 0 और 4 लाए हैं, ना कि 0 और -4 लाए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर 0 और 4 होगा, हाँ यहाँ -4 0 है, यहाँ पर भी -4 0 आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। चलिए इस तरह हमारे साथ बने रहें, आपको आसानी से समझ में आता जाएगा। चलिए आज जो इसका पिछले वाला पार्ट ना देखें कृपया जाकर देखें और वहाँ समझने की कोशिश करें। अब चित्र 3.4 यहाँ पर कह रहा है यह दोनों रेखाएं बिंदु 3 7 पर प्रतिच्छेद करती है, अतः लड़कों की संख्या 3 और लड़कों की संख्या 7 है। अब प्रतिच्छेद क्या करती है या किस तरह का होता है आपको हम जल्द बताने वाले हैं, आने वाले सवालों में यही सब है, ठीक। माना कि एक पेंसिल का क्रय मूल्य 100 रुपया था, एक कलम का मूल्य 22 रुपया है। अब ये से पूछेगा ये कहाँ से आया, ये दूसरा नंबर सवाल का सोल्यूशन दिया गया है, ठीक है ना। दूसरा नंबर सवाल आप देख सकते हैं यहाँ पर है ना, दूसरा नंबर सवाल का
5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों कितना का 5 कलमों का मूल्य कितना है 46 रुपया है। तो क्या पूछा है, एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य बताएं। ठीक, इसका बीज गणितीय विधि से तो और आसानी से हल कर सकते हैं, लेकिन ग्राफी विधि से पूछा है तो हम ग्राफी विधि में जवाब देंगे। ये कुछ नहीं है फ्रेंड्स, सेम पिछले वाले सवाल की तरह ही है। आप अच्छे अनुभवी हो गए हैं तो आप खुद भी बनाने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक, नहीं तो हम खुद बताने वाले हैं, आप हमारे साथ बने रहें। ठीक है, चलिए यही सवाल था, अब इसका आंसर हमें देना है। हमने यहाँ एक पेंसिल का मान 10 रुपया रख लिया है और एक कलम का 22 रुपया, ऐसा हम मान लिए। ठीक, आई एज्यूम दैट। ठीक, तब से 5x + 7y, 5x मतलब समझ रहे हैं ना, 5 पेंसिल का मूल्य और 7 कलम का मूल्य कितना था 50 रुपया था। पहले वाला सवाल में ही ना दिया गया था, आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं आसानी से क्या दिया गया है, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य क्या है 50 रुपया है, यही ना बोला गया है। और अगला में 7 पेंसिल तथा 5 कलम, यानी इसका विलोमता है, लेकिन 46 रुपया है। ठीक, आप देख सकते हैं। ठीक, 5x + 7y = 50 रुपया और 7x + 5y = 46 रुपया, एक दूसरे का विलोमता है। चलिए ठीक है, ग्राफी विधि से हल करने के लिए प्रत्येक समीकरण के 2 हल प्राप्त करने होंगे। अरे 5x + 7y = 50 दिया गया है, x का मान 3 रखते हैं। अब ऐसा 3 क्यों रखते हैं, आप 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी आप रख सकते हैं। यहाँ पर 3 माने हैं क्योंकि आपको ऐसा ना लगे कि बार बार 0 ही माना जाए, ऐसी भी बात नहीं। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं बाई का मान हम 0 रखें, आप भी ऐसा रख सकते हैं। यानी कि आपको यहाँ पर रटने की ज़रूरत नहीं, समझने की ज़रूरत ज़्यादा है। समझ रहे हैं बात को ना। तो 3 रखा हूँ तो 5 × 15 हो जाएगा, तो 5 × 15 तो 7y कितना आएगा 50 - 15 यानी कि 35 आएगा। अब y का मान कितना आया है 35/7, 7 × 5 = 35, देख सकते हैं आप, यही है। यानी 15 + 7y = 50, 7y = 50 - 15 = 35। जब 35 से तो ये भागा, यहाँ गुना में है तो जाएगा तो भागा में, तो 7 × 5 = 35 यानी कि 5। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं y का मान 0 रखें, आप कुछ भी रख सकते हैं, 0 से लेकर 5, 6, 7, 8 जहाँ तक आपको संभव लगे। लेकिन हाँ, ये मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप मान कम ही रखें तो बेहतर होगा, ताकि ग्राफी विधि में आपको ज़्यादा लिखना नहीं पड़े। समझ रहे हैं ना बात को। 5x + 7 × 0, 7 × 0 यानी 0, क्योंकि 0 एक ऐसी संख्या है जिसके साथ कोई भी संख्या मल्टीप्लायर में आएगी तो सबको वह अपने बराबर बना देगी, यानी 0 बना देगी। यही होता है 0 का असली पावर। ठीक, यानी कि 5x = 50, x = 10। चलिए अब हम जब ग्राफ बनाएंगे तो 10 तक काउंट लिखेंगे, वो तो लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 10 आ चुका है। चलिए y = 5, तो यहाँ पर क्या है x/y एक डबल बना लेना है। जब x का मान हम 3 रखे थे तो y 5 आया, y 5 कैसे आया, तो देख सकते हैं कि y यहाँ 5 आया भाई, यहाँ पर तो x 3 रखे थे मान तो y 5 आया। और यहाँ पर जब y 0 रखें तो x 10 आ गया, आप देख सकते हैं। यहाँ पर y 0 रखे थे ना। कोई रटने वाली बात नहीं, समझने वाली बात है। अब इसे आसानी से समझें। हाँ, थोड़ा धैर्य बनाए रखें तो समझ में ज़्यादा आएगी। ठीक, अब समीकरण 2 से, समीकरण 1 तो हमने देख लिया, और दूसरा में क्या था 7 कलम और 5 कट पेंसिल का जो दाम है यानी पेंसिल का वो 46 रुपया था। और दूसरा समीकरण में भी x का 8, कुछ भी रख सकते हैं, 4, 5, 3 कुछ भी रख सकते हैं आप, ऐसा कोई बात नहीं है कि 8 ही रखिएगा। हमने यहाँ पर 8 इसलिए रखा है ताकि सवाल में थोड़ी सुविधा हो और आपको आसानी से समझ में आए। ठीक, 7 × 8 = 56, 7 × 8 तो 5y = 46 - 56, तो कितना आया 40 - 56 -10 आया है, यानी y = -2 आएगा। ठीक, आप देख सकते हैं y = -2। जब x का मान 8 रखे तो y -2 आया है। -2 मतलब समझ रहे हैं ना, ये आ गया आपको बाई एक्सिस कोटि में, यानी डाउन की ओर, यानी नीचे की ओर, क्योंकि यह नेगेटिव में है। ठीक, अब इसी तरह यहाँ पर भी अब y का मान 5, आज ऐसा ही आप ढूंढने लगे कि y का मान 8, x का मान 8, y का मान 5, सवाल में कहीं से तोड़ मरोड़ कर लाया गया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसे खोजते रह जाइएगा, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा बात है ही नहीं, इसे माना गया है। आप स्वतः भी मान सकते हैं कुछ भी, 2, 3, 4, 0 कुछ भी। ठीक, फिर y = 5 रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इधर 8 रखें तो इधर 5, चाहे तो आप सेम भी रखिएगा। सेम रखने से क्या होगा, विलोमता आ जाएगा, जैसा कि सबसे पहला नंबर सवाल में ऐसा हुआ है। ठीक, तो 7x + 5 × 5 = 46, तो 7x + 25 = 46, तो 7x = क्या आएगा 46 - 25 21। घटाने का तरीका आप जानते हैं ना, 6 में से 5 हटेगा 1, 4 में से 2 हटेगा 2, मिला के कितना हुआ 21। ठीक, x = 21/7, क्योंकि 7 यहाँ क्या है गुना में, इधर आएगा तो भागा में। ठीक, 7 21, समझ गए होंगे। चलिए अब इसी को ग्राफी विधि में लिख देना है, कुछ नहीं करना है। हाँ, आपको ग्राफी विधि थोड़ी और अच्छे से समझनी है तो आप इंतजार करें, ग्राफ वाले चैप्टर में हम अच्छी तरह से बताएंगे।
ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ नहीं है, 1 से लेकर 8 तक, यहाँ पर 10 तक। अब 10 तक तो आपको बताए थे, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस तो 10 तक लिखना पड़ेगा। अब क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि हमने 10 लाया है, यहाँ भी देख सकते हैं 10 आया है, और ऊपर भी देख सकते हैं समीकरण 1 में भी 10 का मान आया। जब 10 आया तो आपको ग्राफ में 10 तक लाइनें करनी होगी। ठीक, इस बात को आप ध्यान में रखें, न्यूनतम तो नहीं लेकिन मैक्सिमम को ध्यान में रखा जाए, तभी ये संभव है। अब कुछ नहीं है, 5x + 7y, मतलब कि 5 कलम और कितना है 7 कट पेंसिल का दाम कितना था? 50 रुपया था। कितना था? 50 रुपया। ठीक, तो अब जब इतना मान था तो हमने क्या क्या लाया था, ये भी देखना जरूरी है। अब यह कहाँ से आया था? तो आप देख सकते हैं जो ये चीज़ है, जब x का मान 3 रखे थे, यानी कि x कोटि, यानी कि कोटि का बात करें तो यहाँ पर जो 3 और 5 है, इस 3 5 का मतलब वो कोटि में 3 और 5 समझ लीजिए आप। यहाँ पर 10 जीरो है तो यहाँ पर लिखाएगा 10 और 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये x कोटि है और ये भी x कोटि है। ठीक, और बाकी जो बचा ये भी y कोटि होगा और बाद वाला ये भी y कोटि होगा। आप समझ रहे हैं ना बात को? इसी तरह से होगा। ठीक, अब यहाँ पर लिखने में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। आप देख सकते हैं 3 और 5, आप आसानी से देख सकते हैं ये क्या है, x कोटि का मान है। x कोटि क्या है? यहाँ पर पॉजिटिव है। अब बोले सर x एक्सिस का मान क्यों नहीं है? तो यहाँ पर नेगेटिव नहीं ना है, माइनस में तो है नहीं, ये तो है पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पर x पॉजिटिव का मान है ना कि नेगेटिव का। x पॉजिटिव किधर होता है? राइट की ओर, और x नेगेटिव यानी x एक्सिस वो लेफ्ट की ओर, और y पॉजिटिव अप यानी कि ऊपर की ओर, उत्तर की ओर, और y नेगेटिव नीचे की ओर। ठीक, आपको याद हो गया होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 और 5 था, और क्या था यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने किया था अभी तुरंत, यहाँ पर देख सकते हैं 10 और 0 था। ठीक, यानी x का मान 10 था, y 0 था। यहाँ पर x तो 10 है ही, y 0, इसे आप चाहे तो लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, तभी एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर देंगे। 10 और 0, क्योंकि 10 यहाँ पर क्या है? x कोटि का मान है। आप चाहे तो अच्छी तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 10 और 0। ठीक, यहाँ पर लिखना मैंने भूल गया था, इसे आप लिख लीजिएगा। 3 5 इधर 10 0, 3x का मान, यहाँ पर 10x का मान है, यहाँ पर y 5 का मान है, यहाँ पर y 0 का मान है, यानी y का मान 0 है। यानी जब हम x का मान 3 रखे थे तो y 5 आया था, यहाँ पर x जब 10 रखे थे तो y 0 आया था। इसे आप देख सकते हैं। एक चीज़ आप समझ जाएँ तो बाकी चीज़ें भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। देख सकते हैं जब x 3 रखे थे तो y 5 आया था, जब यहाँ पर x 10 रखे थे तो y 0 आया था। समझ रहे हैं ना? या y 0 रखे थे तब x 10 आया था। कोटि का खेल है, आप समझ सकते हैं। सेम यही पोजीशन यहाँ पर भी है। 7x + 5y = 46, यानी 7 कलम और 5 पेंसिल का मूल्य 46 रुपया है। आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर कैसे करना है? एकदम उसी तरह करना है जिस तरह से आपको अभी समझाया गया है। अब कैसे, तो आप समझ लीजिए, 1 मिनट। आप देखिए क्या है, इसे आप समझिए। x का जब मान हम 8 रखे तो y -2 आया। यहाँ पर जब x 3 रखे तो y 5 आया। या आप कुछ भी समझ सकते हैं। y का मान -2 रखे तो x 8 आया, y का मान 5 रखा तो x 3 आया। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस जिसका जो स्थान है उस स्थान में परिवर्तन नहीं कीजिएगा। यानी x पहले लिखाता है, y बाद में लिखाता है तो लिखाता है। इससे आप याद कर लें, इससे आप जिस तरह समझना चाहें समझ सकते हैं। आगे पीछे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक, समझ गए होंगे इतनी सारी बातों को आप? चलिए, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं होगा? चलिए ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 7x + 5y जो समीकरण था दूसरा, यानी दूसरा नंबर का जो सवाल था, यानी उसमें जो बाद वाला पोर्शन कर रहा था 7 कलम और 5 पेंसिल का मूल्य 40 रुपया, वो सवाल की दृष्टिकोण से यहाँ पर उस अप्रोच में यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है ना, कि क्या कह रहा है और उसमें हम क्या मान रखे हैं, क्या आया है। समझ रहे हैं ना? चलिए ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 8 है, -2 है, तो क्या है ये? x का मान है 8। क्या है? x कोऑर्डिनेट का मान 8 है, आइए y का मान -2 है। आप देख सकते हैं जब x का मान 8 था तो y का मान -2 आया है। ठीक, इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं जब x का मान 3 है तो y 5 आया है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं x का मान जब 3 है तो y 5 आया है। ठीक, समझ गए ना? यानी समीकरण दोनों सोल्व हो गया। आप इसे स्केल से मिला सकते हैं 7 से 10 पर। यहाँ पर जो जो अंक कहा गया है, यहाँ पर बात है 3 5 की और 10 0 की, तो आप यहाँ पर ये भी मिला दीजिएगा। यहाँ पर 10 0 लिखा गया था, 10 और 0। ठीक, क्योंकि इसका समीकरण तो ये है। आप मिला दीजिए स्केल से ध्यानपूर्वक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एकदम सेम। यहाँ पर भी 8 है तो यहाँ पर भी 8 है, तो स्केल से मिला दीजिए। यहाँ पर भी 10 0 था और यहाँ पर भी था। ठीक, 3 और 5, तो उस हिसाब से यहाँ पर मिला दीजिएगा। ठीक, चलिए, नहीं तो ग्राफ वाला चैप्टर में आसानी से समझेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस तरह से समझ जाइए, बहुत बड़ी चीज़ समझ रहे हैं। एक बार में सारी चीज़ समझ में नहीं आती है, थोड़ा थोड़ा करके आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक, चलिए
यह दोनों रेखाएं 3, 5 प्रतिच्छेद करती है, इसलिए x बराबर 3, y बराबर 5 कोई भी एक मान रख के आप लिख सकते हैं। आप चाहें तो यह वाला भी रख सकते हैं 3, 5 या फिर 8 -2 भी रख सकते हैं, यानी 8 और -2 भी दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। ठीक, चलिए इस तरह से ये सवाल समाप्त हुआ। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है प्रश्न संख्या 2 में, ठीक, यहाँ पर आप एक चीज़ और लिखना भूल गया। अतः एक पेंसिल का क्रय मूल्य 3 रुपया और कलम का मूल्य 5 रुपया आया है। यानी x जो हम कलम का मूल्य माने थे, कलम कहते पेंसिल का मूल्य माने थे, और y 5 कलम का मूल्य, जो भी हो जो माने थे उसका मान आया है। 3 और 5 हम रख देंगे। ठीक, अब हम बार बार आपको सवाल दिखाएंगे तो शायद आपको ऐसा लगे कि सर बार बार क्यों देखते हैं, इतना तो हम समझ ही सकते हैं ना कि क्या माने थे। चलिए ठीक, आप अच्छे समझदार हैं तो हमारे साथ बने रहें। क्या रहा है दूसरा नंबर सवाल, अनुपातों A1 A2 B1 B2 C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या संपाती है। इसका मतलब यह हुआ फ्रेंड्स कि किसे कहते हैं प्रतिच्छेदी या प्रतिच्छेद, समांतर किसे कहते हैं, संपाती किसे कहते हैं, पहले समझना बहुत आवश्यक है। चलिए आपको समझाता हूँ। इसे A1 बटे A2 है, ठीक, यहाँ पर कंडीशन देख सकते हैं, इक्वल टू B1 बटे B2। यदि जो बराबर नहीं हो तो इसे कहते हैं प्रतिच्छेद, यानी दूसरे को काटती है, यानी कि कटाक्ष करती है। ठीक, राइटिंग थोड़ी सी खराब है, कोई दिक्कत नहीं, यानी इसे ही कहते हैं प्रतिच्छेदी या प्रतिच्छेद। आप समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, आप किसे कहते हैं, समांतर। तो ये भी देख लीजिए, सेकेंड नंबर जो इक्वेशन बनता है, यदि जो ये दोनों बराबर रह जाए और ये बराबर नहीं हो, यानी समझ रहे हैं ना, A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 कुड नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। यानी कहने का हुआ मतलब फ्रेंड्स कि A1 ठीक बटा A2 इक्वल टू B1 बटे B2 कुड नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। इसको कहते हैं समांतर। क्या कहते हैं, समांतर। समझ गए होंगे ना। जब सिवाय पहला कंडीशन ही नहीं कहे तो उसको कहते हैं प्रतिच्छेद। आप कैसे कहते हैं वो सवाल के माध्यम से समझेंगे। ठीक, यानी कि आप कहिएगा सर जब पहला ही कट देते तो आगे बराबर हो जाएगा, तो यही बात हो जाएगा घूम फिर कर, लेकिन ऐसा नहीं है। जब पहला ही कटकुट हो तो आगे की कोई संभावना व्यक्त नहीं की जाती है। चलिए ठीक है, इसे कहते हैं समांतर। चलिए अब इससे हम संपाती की ओर चलते हैं। जब तीनों केस बराबर हो, क्या हो, तीनों केस इक्वल हो, यानी A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 इक्वल टू C1 बटे C2, इसे कहते हैं संपाती। तीनों समान अनुपात में बराबर। याद करने का सिंपल सा आइडिया है, समपात यानी समान अनुपात में बराबर, कहीं कोई कट पीस नहीं। ठीक, समझ गए होंगे तीनों कंडीशन को। अब तीनों कंडीशन को हम बारी बारी से अप्लाई करेंगे, देखते हैं कौन सा सवाल का उत्तर किस ढंग से आता है। पहला बार है, यानी कि पहला नंबर जो सवाल इसमें कह रहा है वो क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि 5x - 4y + 8 इक्वल टू 0। यह पहला समीकरण है। दूसरा क्या कहता है 7x + 6y - 9 इक्वल टू 0। इसे देखने का सिंपल तरीका है, चलिए आप देख सकते हैं, सोल्व हम कर दिए हैं, आप इसे ही देख लें आसानी से। ऐसे तो हम डायरेक्ट यहाँ पर बताते 5 बटे 7 इक्वल टू -4 बटे +6, आपको अच्छी तरह से समझ में शायद आती भी या ना भी, लेकिन यहाँ पर अच्छी तरह से लिखा हूँ। A1 का मान क्या है तो 5 लिखा गया है, x का जो गुणांक है। B1 का गुणांक क्या है, गुणांक समझते हैं ना, जिससे गुना हो, जिससे गुना हो। ठीक, तो यहाँ पर y किसका गुणांक है, y का गुणांक 4 है। ठीक, यानी -4 है, साइन को भी लेकर चलना है, प्लस माइनस में बहुत दिक्कत हो जाती है। ठीक, इसलिए से ध्यान में रखें। -4 है, C का मान 8 है तो 8 है, यहाँ पर भी देख सकते हैं। A2 अब A1 का था, A1 B1 C1 का मान तो हमने देख लिया, अब A2 B2 और C2 का भी तो देखना पड़ेगा ना। तो A2 का मान क्या है दूसरा वाला में, A2 का मान 7 है, B2 का मान 6 है और C2 का मान क्या है तो -9 है। देख सकते हैं आप, यहाँ तक आप देख लीजिए अच्छी तरह से। तो इसी पर सारा कैलकुलेशन है। ठीक, चलिए, यानी कि इससे तुलना किया गया। आप इसे ना भी लिखें तो चल जाएगा, चाहें तो आप यहाँ पर जो हम बताए हैं वो आप लिख सकते हैं कि A1 इक्वल टू A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 और इक्वल टू C1 बटे C2। आप जैसा चाहें उससे कंपेयर कर सकते हैं। मैं कहूँगा कंपेयर ना कीजिए तो ही बढ़िया है, यहाँ पर डायरेक्ट प्रूफ कीजिए, इसे ना लिखें, कोई फ़ायदा नहीं है इसे लिखने का। हाँ, समझाने के लिए ज़रूर लिखा गया है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं A1 बटे A2 बराबर 5 बटा 7, B1 बटे B2 बराबर -4 बटा 6। काटिएगा तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, आप देख सकते हैं, -2 बटा 3
अब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि क्या ये दोनों बराबर है, तो जी नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को काट रही है, यानी कि ये दोनों बिल्कुल भी आपस में बराबर नहीं है। तो इसे क्या कहते हैं? प्रतिच्छेद कहते हैं। आपको हमने पहले ही बता दिया है। चलिए ठीक है, इसे समझने के लिए कुछ खासा दिक्कत नहीं होगा। अतः दी गई रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक, अब आगे की कंडीशन हम चेक नहीं करेंगे C1 और C2 को। क्यों? क्योंकि पहले ही यह पुष्ट हो चुका है। ठीक, चलिए बिना टाइम गवाए हम पहले नंबर सवाल को तो समझ लिए, अब दूसरे नंबर सवाल को भी समझने का प्रयास करते हैं। चलिए 9x + 3y + 12 = 0। उसी तरह यहाँ पर करेंगे कुछ नहीं, बस A1 का मान 9 है, B1 का मान 3 रखेंगे, C1 का मान 12 रखेंगे। 12 मान क्या रखेंगे, इसमें तो दिया गया ही है, आप उसी को रख सकते हैं। ठीक, मान रखने का मतलब होता है फ्रेंड्स मान लेना, हमने माना नहीं है, सवाल वाली चीज़ों को ही A1, B1 और C1 का माध्यम बनाया है। अब दूसरा नंबर जो बात कहा गया है 18x + 6y + 24 = 0, इसे भी आप छाट लें। A2 का मान 18, B2 का मान 6 और C2 का मान 24। याद करने के लिए या समझने के लिए आप सिंपल से याद रख सकते हैं, पहले A आता है, फिर B आता है, तब C आता है। इसी तरह से इधर भी क्रम बढ़ेगा, A, B और C, A, B और C। समझ गए ना गुणांक का प्रोसेस? चलिए ठीक है, भले देखने में भद्दा सा लग रहा हो पर कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आनी चाहिए। ये मैथ है, समझने की बातें हैं। ठीक, इसे आप ना लिखिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लिखने से या ना लिखने से। बस हाँ, जिस तरह से समझाना है आप एग्जामिनर को इतना लिखकर समझा सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ समझने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं 9/18 यानी A1/A2, 9/18, 9 दूनी 18, कट गया 1/2, B1/B2, B1 कितना है 3 है, B2 कितना है 6, 3 दूनी 6, कट गया 1/2। अब C1 C2 की बात है, 12 है 24 से, तो 12 दूनी 24, ठीक, 1/2, यानी साफ साफ ये है फ्रेंड्स, क्या है यह संपाती है। बोलिए कैसे संपाती है? तीनों समान अनुपात में, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, तो समान अनुपात में ना, यानी संपाती है। यानी ये वाला मेथड काम कर रहा है, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। यदि इसको पहले लिखकर कंपेयर करते तो दिक्कत आ सकती थी, कहाँ बराबर नहीं है, कहाँ है, या पहले कैसे एज्यूम करते। ठीक, चलिए, लेकिन अब तो आसानी से लिख सकते हैं इसको और कंपेयर भी कर सकते हैं। अतः रैखिक समीकरण में क्या है? संपाती है। मैंने आपको कहा ना संपाती है, क्योंकि तीनों समान अनुपात में 1/2, 1/2, 1/2। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। चलिए इसी तरह हम अब तीसरे नंबर सवाल की ओर पढ़ते हैं। तीसरे नंबर सवाल में कह रहा फ्रेंड्स 6x - 3y + 10 = 0 तथा 2x - y + 9 = 0। फ्रेंड्स मैं ये चाहूँगा कि इसे आप स्वयं ही प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। मैंने 2 बता दिया है, आपको इसे बनाने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। इस तरह आपको पर ये भरोसा करते हुए यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। हाँ, -3/-1 है, तो यहाँ पर भी माइनस माइनस कट जाता है, कोई बड़ा बात नहीं है। अब तो आप समझ गए होंगे, कुछ ज़्यादा भारी नहीं। हाँ, ये क्या है? यह समांतर है। यहाँ पर देख सकते हैं ये भी क्या है? बराबर में, लेकिन यह प्रतिच्छेदी कर रहा है यानी काट रहा है। तो क्या है? एक बराबर एक काट रहा है, इसका मतलब ये क्या है? समांतर है। ठीक, और जब यहीं पर काट देता तो क्या हो जाता है? प्रतिच्छेद हो जाता। समझ रहे हैं ना? तीसरा लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ता। चलिए इसी तरह से हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए किन रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। अब पूछिएगा सर संगत और असंगत का क्या मतलब होता है, इसे भी आपको बता देते हैं। एकदम सेम प्रक्रिया पर जाएंगे। ठीक, यहाँ पर क्या है कि यदि जो जैसे आपको बताएं प्रतिच्छेदी का माध्यम ये दोनों कट जाता है, इतना दोनों को लो, इसमें हम एक दूसरे के बराबर नहीं होता है, यानी कि A1/A2 वुड नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये प्रतिच्छेद तो होता ही है, साथ में संगत भी होता है। क्या होता है? संगत, प्रतिच्छेद संगत, दोनों याद रखिएगा। जहाँ पर जो पूछेगा वो बोलेंगे। यहाँ पर तो प्रतिच्छेद संपाती और समानांतर का तो सवाल किया नहीं है, संगत का सवाल किया है, तो इसलिए आप क्या लिखेंगे? संगत। ठीक, चलिए समझ गए होंगे। अब इसे भी जान लेते हैं और संगत क्या हो सकता है। तो संगत एक होता है जब ये तीनों कंडीशन आपस में बराबर हो, उसे भी हम संगत ही कहते हैं, जिससे आप उसमें संपाती कहते हो। उसमें तो संपाती और संगत एक ही चीज़ होती है। ठीक, और रही बात असंगत, आप समझ रहे हो कि असंगत कौन सा बच रहा है? समानांतर का पोर्शन, यानी कि ये दोनों तो बराबर है पर ये बराबर ना हो, इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं समांतर भी, और तो और क्या कहते हैं इसको? असंगत भी कहते हैं। असंगत, समांतर, असंगत। ठीक, चलिए जो पूछे वो बता देना। यहाँ पर तो समांतर और संपाती का कोई रूल तो दिया नहीं है, यानी संगत संगत दिया गया है, यानी संगत संगत में आपको छांटना है। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ हाँ यह चैप्टर थोड़ा बड़ा है,
थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी, लेकिन हमारे साथ बने रहेंगे, स्थिर से आपको समझ में आती जाएगी। छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला नंबर सवाल कह रहा है 3x + 2y = 5, 2x - 3 = 3y = 7। समझ गए ना, 3x + 2y = 5 और यहाँ पर है 2x - 3y = 7। चलिए अब इसको क्या करना है, सेम वही प्रक्रिया अपनाना है। आप यहाँ पर चाहे तो देख सकते हैं 3/2, 2/3, 5/7। हमें तो लगता है कहीं से भी बराबर नहीं है, यानी ये क्या है, ये संगत है। यानी कि तीनों एक दूसरे के बिल्कुल भी बराबर नहीं है। यानी कि यहाँ तो छोड़ दीजिए, आप यहाँ पर ही लीजिए 3/2 और 2/3 क्या बराबर है, बिल्कुल ही बराबर नहीं है। यहाँ पर ही जब बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये इतना में ही आप लें और दोनों बराबर नहीं आता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ साफ है कि यह संगत है। चलिए देखते हैं, आप देख सकते हैं 3x + 2y = 5, यहाँ 3x + 2y - 5 = 5, a = 3, b = 2, c = -5। कोई फर्क नहीं पड़ता, -5 इस तरह से बनाइएगा तो इस तरह से सारे को बनाना पड़ेगा। इस लाइन को ना लिखते हैं आप, इतना से ही c = 5 छाटते हैं तो भी बन जाता, लेकिन समीकरण से बेहतर होता है, समीकरण इसको बनाना पड़ता है। इक्वेशन में तो दिया गया है, लेकिन इसको और बढ़िया से बनाने के लिए हमने इधर माइनस में किया ताकि तीनों एक साथ दिखें, जैसा कि इसका पहले बार में हमने किया था। कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, इधर भी रखते तो एक ही बात है, इधर भी रखते तो भी एक ही बात है। बस फ़र्क इतना हो जाता है कि जिस रूल से आप इसे बनाएंगे उसी रूल से आप आगे भी बनाएंगे। ठीक, तो a1 = 3, b1 = 2 और c1 = -5, क्योंकि हमने इधर ले आया है, क्योंकि तीनों का हम गुणांक लेना चाहते हैं। ठीक, और तीनों का हम भाग भी देंगे। कैसे देंगे आप देख सकते हैं। 2x - 3y = 7 है, तो 2x - 3y = -7 = 0। आप कहें सर यहाँ पर तो 5 7 ये भी तो ठीक ही लग रहा है। हाँ, आप कर सकते हैं 5/7 -5 -7 ये भी माइनस कट ही जाएगा, यानी इससे आप ना भी लिखें तो चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जामिनर के लिए आप लॉन्ग लिखें, जैसा सवाल रहता है 5 नंबर का सवाल हो तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, 2 नंबर का सवाल हो तो आप इसे ना भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। सवाल की रिक्वायरमेंट जैसी होगी वैसा करना पड़ेगा, तभी तो नंबर देगा ना आपको। चलिए ठीक है, 2x - 3y = 7, इसे भी आप काम चला सकते हैं, इसी से भी, यानी ये और ये लीगल है, यानी कि लिखना ज़रूरी है। समझ गए होंगे, समझ गए ना बात को। चलिए फिलहाल हम इस चीज़ को ही जब लिख ही दिए हैं तो इसको ध्यान में रखते हैं और इसको ध्यान में रखते हैं। ठीक, इसी से छाट लीजिए। यहाँ पर a1 का मान 3 आया है, b1 का मान 2 आया है, c1 का मान -5 आया है। यहाँ पर भी तो c2 का मान माइनस में ही आएगा, क्योंकि सेम प्रक्रिया अपनाए हैं। तो यहाँ पर क्या है, a1 का मान 2 आया है, b2 का मान -3 आया है, c2 का मान -7 आया है। ठीक, यानी c तो फिक्स है कि जैसा ऊपर है वैसा नीचे है, यानी माइनस में तो माइनस में, प्लस तो प्लस में, कोई दिक्कत नहीं होगा फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं तीनों क्या है, बराबर है, यानी संपाती यानी संगत है। आप देख सकते हैं क्या है, अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है। ठीक ना, ये भी संगत है और वो भी संगत था। आप देख सकते हैं रैखिक युग्म समांतर है, वो तो ऊपर वाला था, यानी कि आप समांतर का देख सकते हैं क्या था, एक बराबर एक कटकुट, इसे समांतर कहते थे। जब तीनों बराबर था तो उसे संपाती कहते थे। आज शुरू में ही मतलब कि इक्वल नहीं हो तो उसे हम क्या कहते थे, प्रतिच्छेद कहते थे। चलिए इसका रिवाइज हम कर दिए। अब यहाँ पर तो देख ही सकते हैं तीनों जब बराबर है, यहाँ पर ये नहीं होगा फ्रेंड्स, हमने से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। आरेखिक समीकरण युग्म संगत है, ये भी संगत है, पर ऐसा यहाँ पर कब आया, ऐसा तो आया नहीं, तीनों आपस में बराबर है, तो इसका लिखने का कोई औचित्य है नहीं, यानी यहाँ पर गलत से लिखा गया, ये होगा राइट। ठीक, चलिए इसी तरह हमारे साथ बने रहें और समझते रहें। इसी तरह से 2 नंबर सवाल है, उम्मीद करता हूँ कि इसे भी आप बना लेंगे और अच्छी तरह से बनाएंगे। बना हुआ तो है भी, आप इसे समझ सकते हैं, बिल्कुल पहले वाले सवाल की तरह है। संगत असंगत का ही तो खेल है, यह संगत है, आपको तो बताया है कि जो समांतर है वह संगत होता है, यहाँ पर समांतर है असंगत होगा। ठीक, चलिए बिना किसी देर किए हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सवाल बहुत सारे, हाँ ये बताने वाली सवाल है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में 3x/2 + 5/3 = 7। तो यहाँ पर क्या किया जाए, 2 3 का एलसीएम लेते हैं तो 6 आएगा, तो 2 3 6, 3 3 9 और 3 दूनी 6, तो 5 दूनी 10। आप भिन्न के जोड़ बनाना जानते होंगे, नीचे वाला का क्या लिया जाता है, एलसीएम लिया जाता है। ठीक, और पहले वाले फ्रैक्शन से हम भाग देंगे 6 में, जितना बार में लगेगा उससे ऊपर से गुना करेंगे, यहाँ से गुना, यानी 2 तिया 6, 3 तिया 9। आप समझ गए ना, चलिए ठीक है, आप चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। चलिए ठीक है, यहाँ पर आ गया समीकरण, आप चाहें तो लिख सकते हैं, इधर चल जाएगा, इधर गुना में, इधर मतलब इधर चल जाएगा गुना में, इधर भागा में है तो
आप आसानी से देख सकते हैं। इधर -42 9x + 10 -42 = 0। ऐसा हमने क्यों किया? समीकरण बनाने के लिए, क्योंकि यह है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक, इस चैप्टर का ही नाम है। आप देख सकते हैं ना कि भिन्न के जोड़ को कैसे हमने बदला। 2 और 3 का हमने एलसीएम लिया, जितना बार में लगता है उससे उतना बार में हम ऊपर से लिख दिए हैं। यहाँ पर 5 से हमने गुना कर दिया है, कोई दिक्कत आपको नहीं हो। ठीक, चलिए हाँ, आप देख सकते हैं 3x/2 + 5y/3 = 7। 2 तिया 6 और 3 तिया 9, और यहाँ 3 दूनी 6 तो 5 दूनी 10। समझ गए? और x/y जो लगा हुआ हो तो उसके साथ रहेगा ही, क्योंकि यह तो गुणांक है। चलिए यहाँ पर a1 का मान 9, b1 का मान 10 और c1 का मान -42। इसी तरह से हम अगले वालों को देखेंगे। 9x - 10y = 14। तो जब 14 इधर प्लस में है तो साइड चेंज करेगा, साइन चेंज करेगा, यानी -14 आ जाएगा। c2 का मान -14, b2 का मान -10 और a2 का मान माइनस, यहाँ पर बोलो 9 है सिर्फ। ठीक ना, a2 9, b2 -10 और c2 -14। ठीक, चलिए आप देख सकते हैं ए, बी और सी। समझ गए ना क्रम? हाँ, इस क्रम को समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब भाग देकर देखते हैं क्या होता है। 9 से 9 तो कट जाएगा एक बार में। 10 और -10 -1, क्या यह बराबर है? जी नहीं, बराबर तो नहीं है। कहाँ -1 अब कहाँ 1, यानी कि इक्वल टू नॉट। -1 और 1 में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, यानी कि कहाँ माइनस में और कहाँ पॉजिटिव में, बराबर तो नहीं है। और जब बराबर नहीं यानी ये संगत है। ठीक ना, प्रतिच्छेद संगत, याद कीजिए। चलिए ठीक है। अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है, ये लिखना भी बहुत ज़रूरी है, वरना एग्जामिनर समझ नहीं पाएंगे और आपको नंबर बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे। समझे ना, ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि ये मेथड है और इसका परिभाषित रूप है जो कि सवाल बोला है। चौथा नंबर सवाल भी बिल्कुल वही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये और आसान है, इसे भी आप स्वयं कर लीजिएगा। जो टफ लग रहा है मैं वो बता दे रहा हूँ, ऐसा एक टाइप मैंने बता दिया है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। 5 नंबर सवाल, हाँ इसे बता देते हैं क्योंकि अभी फ्रैक्शन में है। 3x/3 + 2y = 8। इसे भी आप एलसीएम ले लीजिए। 3 कुछ नहीं तो बटा में 1 होता है, आप जानते हैं। तो 1 3 का एलसीएम 3 होता है, तो 3 एकम 3, एक बार में 1 आया ना, 1 से 4 में गुना कर दिए, कितना आएगा? 4 आएगा। समझ गए ना एलसीएम निकालने का प्रोसेस? इसी को कहते हैं भिन्न के जोड़। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जब हम बटा में 1 रखे थे तो 1 तिया 3 और 3 दूनी 3 से 2 में गुना कीजिए तो कितना आएगा? 6 आया है ना, 6 बाई था, बाई लगा दीजिए। समझे भिन्न के जोड़ बनाने का तरीका? हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक, तो ज़रूर कुछ अच्छा सीख कर जाइएगा, ये मेरा आपसे वादा रहा। चलिए 4x + 6y = 8, इधर भागा में है जाएगा, उधर तो गुना में हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप जानते होंगे, तिरछा तिरछी गुना। चलिए ठीक है, सब आपस में बराबर हो जाएंगे। फिर इधर 24 प्लस में है तो इधर जाएगा -24, और उसके बाद a1 4 और b1 6 और c1 -24। ठीक, आपको तो बताया हूँ a, b और c। 1 1 इसलिए लगाऊँ क्योंकि आगे हमको a2 और b2 और c2 भी लिखना है, नहीं तो हम वो भी नहीं लिखते। ठीक, समझ गए ना हमेशा क्यों करते हैं। यहाँ पर 2x + 3y = 12 है, तो 2x + 3y -12 = 0। तो a2 2 है और b2 कितना है? 3 है। कितना है? 3 है, और c2 -12 है। आप समझ गए, यहाँ तक आप कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए ठीक है, चलिए इसी तरह हमारे साथ बने रहें और आगे बढ़ते रहें। अब भाग दे दीजिए। a1/a2 = 4/2, भागा दे का आएगा 2। b1/b2 तो 6 से 3 में भागा दीजिएगा 2। c1/c2 -24 -12 से भाग दीजिएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, 12 दूनी 24 2। यानी कि क्या है? संगत है ना, संगत। और इसे संपाति भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर संगत पूछा है इसलिए संगत लिखे ना कि संपाति, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि संपाति का यहाँ जिक्र किया ही नहीं गया है सवाल में। तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। क्या है यह? रैखिक समीकरण युग्म संगत है। क्या है? संगत है। चलिए आप समझ गए। इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए, और जब हाँ आपको समझ में आए तो अपने दोस्तों को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। चलिए, निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन से युग्म संगत है? यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। यानी साफ साफ है फ्रेंड्स, संगत हम लोग समझ ही गए। आपको 3 रूल बताए थे, प्रतिच्छेद और यहाँ पर है प्रतिच्छेद और समांतर और समानुपाती समझाए थे। संपाति जिसके कहते हैं समानुपाती यानी संपाति,
उसी तीनों की तरह, और वहाँ पर हम ग्राफी विधि को भी हल किए थे, उन्हीं तीनों में से चेक करके उसी का नाम सिर्फ असंगत कर दिया है, और ग्राफी विधि से जिसे वहाँ पर हम हल किए थे वैसे ही होगा। लेकिन ऐसा ही बात नहीं, हम आपको समझा भी देते हैं, एक आध समझा देंगे आपको, फिर वही समझ में आ जाएगा। कह रहा है यहाँ पर इक्वेशन x + y = 5 और 2x + 2y = 10। क्या है? 10। चलिए इसे आप देख सकते हैं। x + y बराबर 5, तो x + y - 5 बराबर 0। a1 = 1, b1 = 1। अब कहिएगा ये कैसे हो गया? आपको बताया ना कि x को गुणांक को a कहते हैं, y गुणांक को b कहेंगे, अचर पद को c कहेंगे। आप समझ गए? a b c, यहाँ पर भी ऐसे होगा, a b और c। ठीक, चलिए, तो इसलिए यहाँ पर क्या है? x का गुणांक क्या है? 1 है, कुछ नहीं तो 1 होगा। और यहाँ पर भी y का गुणांक क्या है? कुछ नहीं तो 1 है। और c का गुणांक तो c 5 तो खुद ही यहाँ पर 0 है। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर हम 0 को नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 तो माइनस में आया है ना, इसलिए हम ही तीनों को लेंगे, ना कि 0 को भी आप ले लीजिएगा। 0 तो हमारे द्वारा क्रिएट ना किया गया है, क्योंकि 5 यहाँ पर प्लस में था, इधर आया तो माइनस में हो गया, इसलिए हम इन तीनों को ही लेंगे। चलिए आप समझ रहे हैं हमारी बातों को? चलिए ठीक है। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, आप यहाँ पर समझ गए होंगे किस तरह से हमने रखा है a1 का मान, b1 का मान और c1 का मान। चलिए ठीक है, चलिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है? 2x + 2y बराबर 10। सर ये कहाँ से आ गया 2x + 2y बराबर 10? तो आप सवाल को आप ध्यान से देखिए, 2x + 2y बराबर 10 दिया गया है ना? हाँ, तो उसी से हमें निकालना है a2 का मान, b2 का मान और c2, यानी सीधे a b c का मान हमको रखना है, और 2 2 2 तो हम बाद में लगा देंगे। क्या समझे? जैसे यहाँ पर a1 b1 और c1 लिखे, यानी 1 1 हम बाद में लगा दिए हैं ना। अब 1 1 लगाने का क्या अर्थ है कि आने वाला 2 भी है ना? यहाँ पर 2, समझ रहे हैं बात को? यहाँ पर भी 2 है। चलिए, बेसिक सा कंसेप्ट है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो a2 b2 और c2 का मान हमने ले आया है। हाँ, चिन्ह को जरूर रखना है, साइन को भी देखना है कि माइनस है या प्लस है। यहाँ पर देख सकते हैं माइनस है, तो हमने माइनस रखा है। ठीक, अब हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सी प्रक्रिया से गुजरना है। a1/a2, b1/b2 और c1/c2। समझ गए ना? और हम तीनों को भाग देकर देखते हैं क्या आता है। 1/2 आया है, 1/2 आया है, यहाँ पर भी 1/2, यानी कि क्या है यह? संपात, यानी समान अनुपात में। जो समान अनुपात में तो क्या है? संगत है। असंगत तो एक ही केस में था, वो है समांतर का केस में। समांतर मतलब समझे ना, पहली वाला केस बराबर होगा लेकिन दूसरा बराबर नहीं होगा, उसे आप समांतर या फिर असंगत कहते हैं, असंगत। ठीक, चलिए, यह क्या है? रैखिक समीकरण युग्म संगत है। और ये वाला तो आपको हर हाल में लिखना है, क्योंकि यही तो लाए हैं ना, इसी से तो लाए हैं ना, ये सारा प्रक्रिया इसी से गुजरा है, इसलिए इसे लिखना अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक, चलिए, और समीकरण 1 से, यानी कि अगला नंबर सवाल, इससे आप खुद से कर लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स। आप कहिएगा सर अपने मन से कैसे कर लिए, तो ग्राफी विधि से कहा है हल करने के लिए, तो आप चाहें तो हम बता सकते हैं। चलिए हम बता ही देते हैं, थोड़ा लंबा भी है। चलिए, संगत है, ये तो पुष्टिकरण हो गया है। चलिए अब क्या करना है? 0 रखना है, 1 रखना है, 2 रखना है, कुछ भी आप x y में से किसी पर बारी बारी मान रख सकते हैं। हमने 0 ही रखा है। चलिए 0 ही रखिए। अभी आपसे भी हम उम्मीद करेंगे 0 1 2 3 ही रखें, ज़्यादा बड़ा मान नहीं रखिएगा, ताकि आपको ग्राफ में आसानी से मिलाना में कोई कठिनाई नहीं आए। ठीक, तो यहाँ पर क्या है? x का मान हम 0 रखें। क्या रखें? 0। जब x का मान 0 रखें तो y का मान तो 5 ही आएगा। 1 2 भी रखते तो कुछ फर्क पड़ता, लेकिन यहाँ तो 0 रखे हैं। ठीक, यहाँ भी y का मान 0 रखेंगे तो क्या आएगा? x का मान 5, यानी जब x का मान 0 तो y 5, और जब y का मान 0 तो x 5। समझ रहे हैं बात को? यहाँ पर भी वही है लिखा हुआ, x का मान 0 तो y 5, और जब y का मान 0 तो x 5। ठीक, अब समीकरण 2, 2x + 2y बराबर 10 था, तो x का मान हम यहाँ भी 0 रखें, तो क्या होगा? 2 × 0 तो 0 ही आ जाएगा। आप +2y बराबर 10, तो y बराबर 10/2, यानी y बराबर 5। यहाँ फिर y का मान 0 रखेंगे, जब यहाँ x रखे थे 0 तभी y रखते 0। तो क्या है? ये दूसरा वाला फॉर्मेट है, दूसरा वाला फॉर्मूला समझ रहे हैं ना? 2x + 2y, ये वाला, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर भी आप दे सकते हैं यही वाला, इसका हम निकाल रहे हैं ग्राफी विधि निकालने के लिए। समझें? तो यहाँ पर x बराबर 0 रखने पर तो आपको देख ही लिए, y बराबर भी 0 रखने पर आप देख लिए 5 आया था। चलिए ठीक, यानी कि यहाँ पर y का मान जब 0 रखें तो क्या आया था? 2x + 2 × 0 0 = 10, तो 2x + 0 = 10, तो 2x बराबर 10। ठीक, x बराबर 10/2 5। आप देख सकते हैं जब x का मान हमने 0 रखा तो y 5 आया। देख सकते हैं 0 रखा है मान हमने, हाँ, तो y कितना आया था? 5 आया था। यहाँ पर भी हम y जब 0 रखें तो कितना आया? x 5 आया, आप देख सकते हैं। चलिए ठीक है, जब इतना कुछ आ ही गया फ्रेंड, तो ग्राफी विधि तो आसानी से हल होगा ही। चलिए, ग्राफी विधि में तो आप जानते हैं समीकरण लिखाता है x + y बराबर 5,
आपका जो समीकरण आया है, आप कहेगा क्या आया है, यहाँ तो आप कुछ लिखे ही नहीं। हमने नहीं लिखा है क्योंकि इससे आपको समझाना था। x प्लस वाई इजकल टू 5, जब x प्लस वाई इजकल टू 5 था तो इसका कितना मान आया था, जब x कोटि 0 हो यानी कि एक 0 आएगा, एक 5 आएगा, यानी y का मान 5 और x 0, और एक आएगा 5 और 0, समझ रहे हैं ना, यानी 0 5 5 0, यानी कि जहाँ पर x का मान 5 होगा यानी कि x कहाँ रहता है, राइट साइड में, वहाँ पर हमें 5 रखना है और 0 रखना है। और यहाँ पर 0 पॉजिटिव में है यानी कि, और ये प्लस 5 में है यानी कि क्या है, बाई एक्सिस जो है वो 5 है, तो इसे हम कहाँ रखेंगे, यानी ये टोटल है ये कहाँ रखेंगे, यहाँ टॉप पर लिखेंगे यानी कि ऊपर में, अप पर, ठीक, यानी उत्तर की ओर, यानी उत्तर मुख पर ये लिखेंगे, ठीक। ये हमारा दाहिना साइड की ओर ये लिखाएगा, समझ गए ना बातों को। 0 5 और 5 0, क्या है 0 5 और 5 0, यानी कि यहाँ पर लिखाएगा 0 5, क्या लिखाएगा 0 5, और यहाँ पर क्या लिखाएगा 5 0, क्या लिखाएगा 5 0, ऐसे लिख सकते हैं 5 0। हाँ बोलिए क्यों, x का मान 5 है ना, देखिए 5 है, समझ रहे हैं ना बात को। देखिए हमारा कहने का मतलब वो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं एक्स एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स क्या है पॉजिटिव में 5 है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है ना 5, यानी प्लस में है ना 5, माइनस में तो नहीं है, चलिए ठीक है। 0 तो 0, क्योंकि यहाँ बाई एक्सिस तो बात ही नहीं है, चलिए ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स तो 0 है, लेकिन बाई क्या है 5, यहाँ पर देख सकते हैं 5 है। 4 के बाद ऐसे भी 1 2 3 4 5 आप नंबर बैठाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि 4 के बाद तो 5 ही आता, दिख भले ना रहा हो, छो तो ऊपर दिख रहा है, यानी बाई 5 था, यानी कि आपको यहाँ पर समीकरण था इसका, दोनों ग्राफ की विधि का हल करने के लिए जो लाए थे मान रख कर 0, तो यहाँ पर आ चुका है। हाँ 1 2 रखते मान तो कुछ और आता तो कोई दिक्कत नहीं, 2 3 कुछ भी यहाँ पर तो है ही जो आप रखना चाहते हैं। हाँ 10 आता तो 10 तक आपको यहाँ पर लिखना पड़ता बनाकर, 6 7 8 9 10, यहाँ भी 7 8 9 10 करना पड़ता। चलिए उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, मान छोटा रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। उसी तरह से इसका भी करना है आपको, मैं उम्मीद करता हूँ आप ये कर लीजिएगा। 2x प्लस 2y बराबर 10 है, चलिए हम भी कर देते हैं, जब इतना कर ही दिए हैं इसे भी कर देते हैं। जब 2x प्लस 2y बराबर 5 लिखे तो क्या है, x का मान 0 5 5 0 आया है, यही ना आया है 2x प्लस 2y बराबर में। हाँ ये देखिए, देख सकते हैं आप, x का मान जब 0 हो तो y 5, जब x 5 हो तो y 0, एक दूसरे का विलोमता है बिल्कुल, यानी कि सेम चीज़ें लिखाया है। इसके पहले वाले भी हमने वही लिखा था, 5 0 0 5, यही ना लिखा था, यहाँ पर क्या था 5 0 था, यहाँ पर भी पहले हम क्या था, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 0 5 था, 1 मिनट, अब 0 5 कैसे कह रहे हैं, तो आप देख सकते हैं जब हम समीकरण में आए थे तो यहाँ पर क्या है, बाई एक्सिस 5 है, यानी जब बाई 5 है तो x क्या था 0 था, यहाँ पर क्या है x 5 है, इसका मतलब क्या है, जब ये 5 था तो ये 0 था। और सेम चीज़ यहाँ भी वही कह रहा है 0 5, x जब x 0 हो तब 5 आएगा, यानी कि यहाँ पर बाई 5 है, यहाँ पर भी बाई 5 है, जैसा कि हम फ्रेंड्स ऊपर में क्या लाए थे 0 5 और 5 0 है ना, यहाँ भी देख लीजिए 0 5 और 5 0 है, यानी कि जो ये चीज़ें हैं बिल्कुल, और ये चीज़ें यानी कि मैचिंग खा रहा है, यानी ग्राफ भी मैचिंग होगा, इसलिए आप देख सकते हैं एक के ऊपर एक रेखा चलाया गया है, आप ये पतली वाली रेखा देख रहे हैं ना, हाँ यानी कि 0 5 5 0 इसमें भी है इसमें भी है, एक ही बात है बिल्कुल, यहाँ पर भी x 0 5 है और यहाँ भी 0 5 ही है, एकदम देख सकते हैं एकदम सेम एक ही लाइन में, दूसरा लाइन में 5 0 है तो यहाँ पर दूसरा लाइन में 5 0 है, इधर उधर भी रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बात तो नहीं है, क्योंकि x अपने मान पर स्थिर रहता है और y अपने अक्ष पर स्थिर रहता है, यानी कि 5 0 इधर भी रहता है और वो वैसा वैसा रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता, बात एक ही माना जाता, समझ रहे हैं बात को, यानी उसे उसी अवस्था में रहने दें, इसको पलट के 5 0 इधर लिख दें 0 5 इधर लिख दें तो भी हम ग्राफ में सेम कैलकुलेशन ही करेंगे, ना कि इधर उधर कर देंगे, समझ रहे हैं ना। हाँ चलिए, तो जब सेम सेम हो तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक इस तरह से पॉइंट बना सकते हैं, धुरी बना सकते हैं, यहाँ भी धुरी बना सकते हैं कि सर जी यहाँ पर मैच हो गया है, और एक के ऊपर एक रेखा डाल देंगे, ठीक। बाकी कुछ नहीं करना है, इधर उधर का कोई खेल है नहीं, यानी कि इसे ना भी पारते तो दिक्कत नहीं होता, पर हम पूरा तरह से किए हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो और इनाम को लगे कि हमारे बच्चे अच्छे से बनाएं, कहीं से कुछ नहीं किए हैं, ठीक। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं वही सारे सवाल हैं, आप चाहें तो इसे अपने मन से बाकी का खुद का प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमने अच्छी तरह से बता दिया है, एक एक सवाल करके हमने बताया है, आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, और उम्मीद करता हूँ ये सारे सवाल जो है बाकी का ये खुद भी करने का प्रयास कीजिए और समझने का भी प्रयास कीजिए, कुछ नहीं है। हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, बाग क्या होता है आयताकार होता है, यहाँ पर देख सकते हैं बाग क्या होता है आयताकार होता है, तो आयत का परिमाप कितना होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, अर्ध परिमाप है, अर्ध मतलब आधा, तो आधा से भाग दे दिए हैं, आधा मतलब 1/2, ठीक, समझ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए,
और उम्मीद है आपको यह चीज़ें अच्छी से समझ में आई होगी। जब आई होगी तो दोस्तों को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमें इस तरह से मोटिवेशन मिले कि हम आने वाले वीडियो पर विचार करें और उसे अच्छी तरह से आपके समक्ष प्रस्तुत करें। थैंक्स फ्रेंड्स, देखने के लिए धन्यवाद।